ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। इतनी शांति, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आजकल कोरोना चल रहा है। अरे भाई जरा दूर रहा करो, जाओ अपने जगह पर, पागल। दूरी बनाकर चलो। अरे भाई जरा दूरी बना के रहो। दूसरों को शिक्षा मत दो। सर, बाकी पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। और सर, रेड वाले को आईसीयू में शिफ्ट कर दो। आइए पहले सुनते हैं वार्ता। यथार्थवादी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, वार्ताकार हैं महेश दर्पण। प्रेमचंद को यदि हिंदी उर्दू में अलग अलग न देखा जाए तो सच यह है कि भले ही उनकी पहली कहानी ज़माना में 1907 में प्रकाशित हुई, संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में, किंतु उपन्यास लेखन वह इससे 6 वर्ष पहले ही कर चुके थे। 1907 से जब वह कहानी के क्षेत्र में आए तो उसे उन्होंने गल्प लेखन कहा। उनकी पहली हिंदी कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। सच पूछें तो प्रेमचंद का लेखन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का आईना ही है, इसीलिए उन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहना एकदम सही है। प्रारंभ में वह जो गल्प लिख रहे थे उस समय भी उनकी दृष्टि एकदम साफ थी। यदि आप गल्प रत्न के सन 1929 में प्रकाशित प्रथम संस्करण की प्रस्तावना देखें तो यह साफ सोच इस तरह से उजागर होती है। कला का रहस्य है कृत्रिमता, पर वह कृत्रिमता जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो। कलाविद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ तोड़ मरोड़ करता है, कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है, कुछ छिपाता है, कुछ खोलता है, तब उसका मनोरथ सिद्ध होता है। यथार्थ के इस आवरण को तरीके से समझने की जरूरत है। इसके लिए कथाकार प्रेमचंद की कला की समझ को स्पर्श करना होगा। बनारस में रहते हुए उन्होंने अगस्त 1933 को अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानियों की भूमिका लिखी थी। इसमें उन्होंने अपनी कला की समझ को सहजता से खोला है। कला में मानवीय आत्मा की वह चेष्टा है जो उसके मन में अपने आप को पूर्ण देखने की होती है। अभिव्यक्ति मानव हृदय का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसमें मिलकर रहता है। जिन मनोभावों से वह अपने मेल के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, अर्थात जीवन के अनंत प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है, वही सत्य है। जो वस्तुएं मनोभावों के इस प्रवाह में बाधक होती हैं वे सर्वथा अस्वाभाविक हैं। पर ये यथार्थ, अहंकार, ईर्ष्या की बाधाएं न होती तो हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहाँ से मिलती। शक्ति तो संघर्ष में है। हमारा मन इन बाधाओं को परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म को प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी संघर्ष से साहित्य की उत्पत्ति होती है। यही साहित्य की उपयोगिता भी है। अब लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि कहानी कोरी गल्प नहीं, उसे मिथ्या समझना भूल है। गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है। यहाँ मिथ्या समझना भूल है और जीवन सत्य के संकेत का अर्थ यथार्थ से सीधा जुड़ता है। इस संकेत के साथ जरा याद कीजिए शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज में रमे रईसों को देख कहानी कहती है, अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। कथाकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि
राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिनों दिन बढ़ता जाता था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। उस समय और परिवेश का ऐसा यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ही कर सकते थे। ऐसे माहौल में मीर साहब और मिर्जा जी का आचरण कथाकार की आशंकाओं को सच साबित करता है। इस कहानी के अंत में जो यथार्थ सामने है वह रुला देने वाला है। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। प्रेमचंद के यथार्थवाद को यह कहानी बड़े परिप्रेक्ष्य में सामने रखती है। बड़ी बात यह है कि यथार्थवाद के विकृत और लोकप्रिय अर्थ को प्रेमचंद कतई पसंद नहीं करते थे। हंस में सन 1935 में प्रकाशित एक लेख साहित्य की नई प्रवृत्ति में वह कहते हैं, जब एक लेखक देखता है कि अमुक की रचना नग्नता और निर्लज्जता के कारण धड़ाधड़ बिक रही है, तो वह कलम हाथ में लेकर बैठता है और उससे भी 10 कदम आगे जा पहुंचता है। और इन पुस्तकों की समाज में खूब आलोचनाएं होती हैं। उनकी निर्भीक सत्यवादिता के ढोल पीटे जाते हैं। इस प्रवृत्ति को यथार्थवाद का नाम दे दिया जाता है और यथार्थवाद की आड़ में आप व्यभिचार की, निर्लज्जता की चाहे जितनी मीमांसा कीजिए, कोई नहीं बोल सकता। मगर क्या यथार्थवाद अपने क्षेत्र में समाज और व्यक्ति की पवित्र साधनाओं को नहीं ले सकती? एक विधवा के पतित जीवन की अपेक्षा क्या उसके सेवामय, तपोमय जीवन का चित्रण ज़्यादा मंगलकारी नहीं है? क्या साधु प्रवृत्ति के मनुष्यों का यथार्थ जीवन हमारे दिलों पर कोई असर नहीं करता? साहित्य में असुंदर का प्रवेश केवल इसलिए होना चाहिए कि सुंदर को और भी सुंदर बनाया जा सके। अंधकार की अपेक्षा प्रकाश ही संसार के लिए ज़्यादा कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। प्रेमचंद को इसीलिए अनेक समय के आलोचकों ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का लेखक स्वीकार किया है। एक ओर वह 1.25 सेर गेहूं लिखते हैं तो दूसरी ओर गमी। आप जरा 1.25 सेर गेहूं का कारुणिक अंत तो देखिए, जिसके बाद कथाकार लिखता है, पाठक इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। यहाँ जीवन के कटु संघर्ष का यथार्थ चित्रण सामने है। गमी प्रेमचंद की बहुत छोटी रचना है, किंतु नियोजित परिवार की ज़रूरत को समझते हुए सन 1929 में ही वह ऐसी ज़रूरी कहानी लिख गए। अपने समाज के यथार्थ की परख कराने वाली यह महत्वपूर्ण रचना साफ तौर पर समझाती है कि यदि परिवार बड़ा हो जाएगा तो आपका आनंद बचा न रहेगा। एक यथार्थवादी कहानीकार मनोरंजन भर के लिए नहीं लिखता। प्रेमचंद इस तथ्य से पूरी तरह परिचित थे। यदि हम उनके 10 अप्रैल 1936 को दिए भाषण को गौर से देखें तो यथार्थ को पकड़ने की उनकी लगन और कसौटी स्पष्ट हो जाएगी। इसका एक अंश है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। जगाने का काम करने की यही नीयत क्रमशः प्रेमचंद को एक बड़ा यथार्थवादी कथाकार बनाती चली गई। आप जरा याद कीजिए, पंच परमेश्वर, रामलीला, बूढ़ी काकी, जुलूस, मंत्र, 1.25 सेर गेहूं, पूस की रात, नशा और कफन आदि तक की उनकी कथा यात्रा। अपने गहरे सामाजिक सरोकारों को लिए वह साहित्य की सामाजिक सार्थकता का बल देते हुए एक महान यथार्थवादी कहानीकार बनते चले गए। इस दिशा में आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यथार्थवादी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। अभी आप महेश दर्पण से ये वार्ता सुन रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए।
देश में अभी तक 21,58,946 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 62,282 लोग कोविड से छुटकारा पा सके। देश में कोविड मुक्ति की मौजूदा दर फिलहाल 74.30% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,05,985 लोगों की कोविड-19 जांच कराई गई। अभी तक 3.2 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। भारत चीन मामले पर परामर्श व समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की 18वीं बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर दोनों पक्षों ने गहन विचार विमर्श किया और दोनों ही पक्ष मौजूदा समझौतों के अनुरूप पश्चिमी क्षेत्र में बकाया मामलों को तेजी से निपटाने पर सहमत हो गए। नीति आयोग, अटल नवोन्मेष मिशन और बिजनेस स्वीडन ऐसे तरीकों पर मिलकर काम कर रहे हैं जिनसे भारतीय उद्यमियों की क्षमता बढ़े और देश में एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें नवोन्मेष के इच्छुक युवाओं को आसानी हो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित हो गए हैं। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार लगातार चौथी बार इंदौर को मिला है। सबसे स्वच्छ गंगा नगरी का पुरस्कार वाराणसी को और सर्वोत्तम महानगर का पुरस्कार हैदराबाद को मिला है स्वच्छता के नजरिए से। एक अग्नि संबंधी दुर्घटना के कारण 9 लोग एक बिजली घर में फंस गए हैं। सभी 9 लोग तेलंगाना स्थित श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना के कर्मचारी हैं। अभी तक किसी के भी हताहत होने का कोई समाचार नहीं है। आंध्र प्रदेश में अमोनिया गैस के रिसाव की एक दुर्घटना में 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस रिसाव की दुर्घटना चित्तूर जिले में स्थित दूध की एक डेयरी में हुई। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फ्रांस में रोजाना 4,700 नए कोविड-19 संक्रमण के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। पेरिस और मार्से जैसे शहरों में पहले से ही प्रतिबंध लागू हैं। स्पेन, इटली और जर्मनी में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। लातिन अमेरिका में अभी तक 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से मारे गए हैं। इस महाद्वीप में सबसे अधिक प्रभावित देश है ब्राजील। पेरू और अर्जेंटीना में मृत्यु दर में काफी कमी है। रूस अपनी कोविड-19 वैक्सीन के अग्रिम परीक्षण 40,000 लोगों पर करेगा। रूस ने घोषणा की है कि वो दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करा चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समा। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई।
अर्धभाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजे, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला,
दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रकट कृपाला जय दीन दयाला कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता भय प्रगट कृपाला जय दीन दयाला ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे भय प्रगट कृपाला जय दीन दयाला माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु दया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत बांग्लादेश के संबंधों में हो रही वृद्धि। आलेख डॉक्टर स्मृति एस पटनायक का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ढाका की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर गए थे। भारतीय विदेश सचिव का उन्होंने स्वयं स्वागत किया। कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर कई महीनों के बाद वे पहले विदेशी गणमान्य अतिथि हैं जिनका उन्होंने स्वयं स्वागत किया है। गत कुछ महीनों में नई दिल्ली तथा ढाका के बीच वर्चुअल बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय चर्चाएं हुई थीं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महामारी के कारण दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इस परिदृश्य में इस यात्रा का महत्व है। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन, विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम तथा विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन से भी मिले।
भारतीय विदेश सचिव तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच चली 4 घंटे की लंबी बैठक के दौरान दोनों देशों ने मौजूदा कनेक्टिविटी नेटवर्क को फिर से शुरू करने, सहयोग करने तथा कोविड-19 टीके के विकास पर एक दूसरे को अवगत कराने के उपायों और तरीकों पर चर्चाएं की तथा चल रहे मुजीब बोर्शो समारोह को साझा रूप से संपन्न किया। उन्होंने कोविड-19 के बाद की आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने संबंधी रणनीति को आकार देने पर भी चर्चाएं की। ध्यातव्य है कि दोनों देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत ने साझा परामर्श परिषद को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये विदेश मंत्री के स्तर की परिषद है जो बांग्लादेश में भारत के वित्त पोषण वाली विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करती है तथा दोनों देशों के बीच के विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चाएं करती है। फरवरी 2019 में जब दोनों देश मिले थे तब भारत ने प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए एक वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव किया। व्यवसायियों, सरकारी अधिकारियों तथा भारत में उपचार कराने की इच्छा रखने वाले लोगों की यात्राओं में सुविधा पहुंचाने के लिए भारत ने दोनों देशों के बीच एक एयर बबल बनाने का भी प्रस्ताव किया है। यहाँ इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में बांग्लादेश अन्य देशों की तुलना में शीर्ष पर है। बांग्लादेश ने अपने देश में कोरोना वायरस के भारतीय टीके के परीक्षण की संभावना पर भी चर्चा की। इस महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में ढाका विश्व के अन्य देशों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जुलाई महीने में भारत ने कई उपाय किए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने से अधिक की काम बंदी के बाद जून महीने में दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार फिर से शुरू हुई है। अपने अनुदान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को 10 डीजल लोकोमोटिव्स सुपुर्द किए। जुलाई महीने में भारत बांग्लादेश के संबंधों में बहुत सी गतिविधियां हुई हैं। 55 वर्ष पहले बंद होने के बाद कोलकाता से आगरतला और करीमगंज तक इस्पात बार और दालों को लेकर एक कंटेनर जहाज की पहली परीक्षण जल यात्रा का संचालन किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से मिर्ची तथा कपड़े लेकर पहले टाइम टेबल्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सील 50 रेक का बांग्लादेश के बेनापोल तक परिचालन किया गया। धुलाई के मौजूदा माध्यम में पार्सल वैन तथा कंटेनर अब जुड़ चुके हैं। ढाका की एक बड़ी चिंताओं में बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की उपस्थिति की चिंता रही है। ढाका ने बार बार इस ओर भारत को ध्यान दिलाने की कोशिश की है तथा इसने इन विस्थापित लोगों की उपस्थिति के कारण क्षेत्र में बड़े सुरक्षा संकट उत्पन्न होने की संभावना पर बल दिया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने के लिए म्यांमार को प्रभावित करने संबंधी भारत को अपने राजनय का प्रयोग करने के लिए ढाका ने भारत से आग्रह किया है। भारत ढाका के प्रयासों के समर्थन में रहा है तथा विभिन्न वक्तव्यों में इसने कहा है कि म्यांमार को रोहिंग्या को वापस लेने की आवश्यकता है। नई दिल्ली भी सम्मान के साथ रोहिंग्या की तुरंत और सुरक्षित स्वदेश वापसी के पक्ष में है। उनकी वापसी में सुविधा पहुंचाने के लिए भारत ने 250 पूर्व निर्मित घर भेंट स्वरूप दिए हैं, जिनका निर्माण म्यांमार के साथ हुए एक समझौते के हिस्से के रूप में किया गया है। अभियान इंसानियत के अंतर्गत बांग्लादेशी शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या को भारत सहायता भी दे रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस संबंध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनाली अध्याय के रूप में परिभाषित किया है तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस क्षेत्र में इसे एक रोल मॉडल कहा है। इस भावना के अनुरूप बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक चट्टान की तरह मजबूत और खून के रिश्ते की तरह है। कोविड-19 महामारी के दौरान हुई भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों की शक्ति को रेखांकित करती है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।